दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी एमसीक्यू 171 टू 180 की होगी। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला कथन, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में कुल मत्स्य उत्पादन में अंतर्देशीय स्रोतों से मत्स्य पालन का हिस्सा 50% से अधिक है। यहाँ पर कंफ्यूज हुआ जा सकता है कैसे कि समुद्र का जो क्षेत्र है वहां पर हमें लगता है कि मत्स्य पालन का हिस्सा अधिक है, लेकिन याद रखना अंतर्देशीय स्रोतों से हमें मत्स्य उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा देखते हैं, भारत में पशुपालन में 50% से अधिक योगदान केटल का है, यानी मवेशियों का है। तो ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कुक्कुट पालन का अधिक योगदान है। तो इसमें पूछा सत्य है, इसमें हो जाएगा पहला यानी ए। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की बात की जाए तो कुल मत्स्य उत्पादन में हमें 65% के आसपास अंतर्देशीय स्रोतों से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है समुद्री क्षेत्र, जिसमें सागर और महासागर ये दोनों आ जाते हैं। बात करते हैं पशुपालन की। पशुपालन में सबसे अधिक योगदान है कुक्कुट पालन का। उसके बाद ये सभी है मवेशी, भैंसे, बकरियां, भेड़े, सुअर, ऊंट, गधे, घोड़े। आप सबसे अधिक है उसका ध्यान रखना कुक्कुट पालन, और इसमें अंतर्देशीय स्रोतों से सबसे अधिक हमें मत्स्य उत्पादन प्राप्त होता है। देखते अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है, डिजिटल लेन देन शिकायत निवारण अधिकारी के संबंध में हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। देखो यहां पर गौर करना, असत्य पूछा है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग इन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। नहीं दोस्तों, गलत है। ये आरबीआई के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके द्वारा 1 करोड़ रुपए तक के मामले सुने जा सकते हैं। ये भी गलत है। 20 लाख रुपए तक के मामले ये सुन सकते हैं। तो इसमें दोनों ही गलत हो गए। सी आंसर इसका सही है। इसके बारे में अन्य जानकारी, इसकी नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई। अभी तक 21 स्थानों पर डीटीओ नियुक्त किए गए हैं, और यह पावर आरबीआई को मिली है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत। इनके द्वारा 20 लाख रुपए तक के मामले सुने जा सकते हैं, और 1 लाख रुपए तक का दंड का आदेश यह दे सकता है। लेकिन केवल ऐसे मामले यही नहीं सुनता, बल्कि अन्य जैसे हायर अपील आपको 20 लाख रुपए से अधिक की करनी है तो आपको आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पास जाना होगा, और इसके अलावा आप साधारण कोर्ट्स या फिर कंज्यूमर कोर्ट्स में भी जा सकते हो। यानी कुल मिला के ट्रांजैक्शन आप करते हो, मान लो आपने कोई भी यूपीआई या फिर कोई भी एप्लीकेशन या चेक या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के ट्रांजैक्शन किए, उसमें अगर आपके साथ स्कैम होगा या दिक्कत हो रही है, तब आप इसके पास जाकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट ये किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये की जाती है अंकटाड के द्वारा। तो ये तो रटना आपको, ज्यादा कुछ है नहीं। सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, हमें सत्य कथन पूछा है। सहकारी बैंकों का क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट में पंजाब महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक था, उससे स्कैम हो गया था। तो इस संबंध में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन बैंकों का नियमन पूरी तरह से आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नहीं दोस्तों, आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि राज्य सरकारें, नाबार्ड, आरबीआई ये मिलकर के इसका रेगुलेशन करती है। तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। सहकारी बैंकों पर आरबीआई के द्वारा सीआरआर, एसएलआर, बेसल थर्ड जैसे नियमों को लागू किया जा सकता है। ये एकदम ठीक है। तो इसमें हो जाएगा असत्य पूछा है, केवल 2। सहकारी बैंक होते क्या है? सहकारी बैंक वे बैंक है जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। सहकारिता का मतलब इन लोगों के द्वारा इनका गठन होगा जिनके उद्देश्य होते समान। जिनके समान उद्देश्य होते वो क्या करते हैं? मिलकर के एक जगह पूंजी कलेक्ट करते हैं और फिर एक बैंक बनाते हैं, सहकारी बैंक, और फिर अपने सदस्यों को वो क्या करते हैं? लोन देते हैं, और उनकी जो बचत रहती है वो जमा भी करते हैं। तो इसलिए ये जमा भी करते हैं और धन को उधार भी देते हैं। और प्रायोरिटी किसको देंगे? अपने सदस्यों को। अच्छा, ये लोन देंगे तो जो वाणिज्यिक बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट लगती है वो नहीं लेते, बल्कि इनकी ब्याज दर लो रहती है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इन पर लागू होता है, और रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, नाबार्ड और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी राज्यों के द्वारा भी इन पर रेगुलेशन किया जाता है, और आरबीआई अपने नियम इन पर लागू कर सकती है। और पीएसएल लैंडिंग यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसके तहत कृषि और सूक्ष्म और लघु उद्योगों उनको ऋण देना होता है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र के जो कोऑपरेटिव बैंक उन पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल शहरी जो कोऑपरेटिव बैंक है उन पर ही लागू होता है। देखते अगला क्वेश्चन। कानूनी इकाई पहचान संख्या, लीगल एंटिटी आइडेंटिफाई नंबर किससे संबंधित है? दोस्तों ये इस बार रिसेंट में चर्चाओं में था, इसलिए इंपोर्टेंट है। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। यह 20 अंकों का एक कोड है जो कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को दिया जाता है, जिसमें उनको ऋण देने संबंधित सभी जानकारी होती है। अच्छा, ये यूटिलाइजेशन कैसे होता है? जैसे मान लो विजय माल्या ने भारत में लोन लिया और फिर वो स्कैम करके फॉरेन चला गया, और फिर फॉरेन में भी वो किसी बैंक में लोन अप्लाई करता है, तो अब उसको कैसे पता चलेगा उसकी प्रोफाइल के बारे में? तब इन सभी समस्याओं से बचने के लिए ये एक नंबर दे दिया गया 20 अंकों का, कि विजय माल्या को 20 अंकों का ये नंबर दे दिया उसकी कंपनी को,
और फिर वो नंबर उसके पूरे ग्लोबल बैंक के उसमें चला जाएगा ताकि उनको उसकी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से पता हो। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? G20 जो ग्रुप है 20 देशों का समूह, उसका एक बोर्ड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, उसके द्वारा LEI ओरिजिन किया गया था। ये 20 अंकों का कोड है, कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को दिया जाता है ताकि वैश्विक स्तर के बैंकों तक उनकी जानकारी पहुंच सके। देखते अगला क्वेश्चन। युवा यूथ स्किलिंग इनिशिएटिव के संबंध में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा यह पहल क्रियान्वित की जा रही है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। जैसे आप स्किलिंग देख करके लगता होगा कि यह मंत्रालय इस पहल को क्रियान्वित कर रहा है, लेकिन ये गलत है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को उत्पादक जीवन एवं रोजगार के लिए प्रासंगिक कौशल प्रदान करना है। ठीक है। यूनिसेफ के सहयोग से भारत में क्रियान्वित की जा रही है, ये भी ठीक है। तो सत्य कथन पूछा है, इसमें हो जाएगा 2 और 3। युवा यूथ स्किलिंग इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ, ये दोनों आप याद कर लेना। इसमें कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय नहीं होगा। अच्छा, ये यूनिसेफ का एक प्रोग्राम है, उससे लिंक है जनरेशन अनलिमिटेड मूवमेंट। तो ये प्रोग्राम भी पूछ सकते हैं कि ये किससे संबंधित है। इसका टारगेट क्या? सभी देशों के युवाओं को एजुकेशन, स्किल और उसका एम्पावरमेंट करना। देखते अगला क्वेश्चन। बाजार हस्तक्षेप योजना मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से संबंधित हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो, इसमें पहचान करनी में असत्य कथन की। इस योजना को टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति तथा कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जाता है। नहीं दोस्तों, गलत है। ये जो टोमेटो, ओनियन और पोटैटो है, TOP टॉप, इनके लिए अलग से ऑपरेशन ग्रीन प्रोग्राम क्रियान्वित अभी हो रखा है, तो ये नहीं होगा इसमें। ये केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसके तहत 100% वित्त का वहन केंद्र सरकार करती है। नहीं दोस्तों, गलत है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वित्त का वहन करेगी। असत्य पूछा, असत्य दोनों ही है, तो सी हो जाएगा। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जब भी बाजार मूल्य में गिरावट आती है तब खाद्यान्न और बागवानी वस्तु, देखो ये गौर करना आप, इसमें खाद्यान्न और बागवानी वस्तुएं जो भी कमोडिटी होती है उनके लिए यह स्कीम बनाई गई थी। जैसे अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में जब सेब के लिए दिक्कत आई थी तो एप्पल को प्रमोट करने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम उसके लिए इंप्लीमेंट की गई थी। और ये राज्य सरकार जब अनुरोध करती है तब ये स्कीम क्रियान्वित होगी। और ये कब होगी? अच्छा, इसका एक कंडीशन है वो ध्यान रखना कि जब सामान्य वर्ष की तुलना में उत्पादन में कम से कम 10% की वृद्धि हो। वृद्धि होने से क्या होता है कि सप्लाई तो हमारे पास में अधिक है लेकिन डिमांड करने वाले लोग कम है, तो उससे क्या है कि उसकी प्राइस कम हो जाती है, तब उसका खरीद है वो सरकार करेगी। दूसरी कंडीशन क्या है? पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 10% की कमी हो, तो इसमें भी दिक्कत होती है कि कमी होने से भी दिक्कत होगी। तो फिर ये सब चीजें होगी तब मार्केट इंटरवेंशन स्कीम राज्य सरकार अनुरोध करेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब देखो, यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार नुकसान का 50% खर्च करने के लिए तैयार है, तो गौर करना कि 50% इसका खर्च केंद्र सरकार या नहीं उठाएगी और साथ में राज्य सरकारें भी उठाएगी। तो इसमें इस प्रस्ताव को तभी मंजूरी दी जाती है जब 50% वित्त का वहन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उठाएंगे। तो 100% वित्त का वहन केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? देखते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, अभी तक 10 हमारे पास में CPSE ऐसी है जिनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है और कुछ ऐसी है जिनको नवरत्न का, और उसके बाद मिनी रत्न। तो हमें नवरत्न मिनी रत्न तो याद करने की आवश्यकता है नहीं। हमारे 10 जो CPSE उनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है वो हमें हल्का हल्का पता होना चाहिए। तो इसमें तो ये चारों ही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, PGCIL और भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी भेल। तो इसमें उपरोक्त सभी है। इसमें क्या लिया, जो 10 दे रखी इनको आप हल्का हल्का देख लेना, अगर गलती से कभी एग्जाम में आ जाओ तो आपके सही हो जाएगा। बाकी ये 75 मिनी रत्न वगैरह ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, 14 नवरत्न ये छोड़ देना। जो 10 महारत्न ये देख लेना आप, इनके नाम यहाँ पे दिए हुए, हल्का हल्का देख लेना। देखते अगला क्वेश्चन। जनसंख्या गति पॉपुलेशन मोमेंटम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखते हैं। जनसंख्या गति की स्थिति तब आती है जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनसंख्या गति की स्थिति तब आती है जब जन्म दर में वृद्धि के कारण जनसंख्या में, यह भी गलत है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की वजह से जनसंख्या तेजी से वृद्धि होना, यह भी गलत है, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा और ये आप देखो पहला स्टेटमेंट, ये तो तकरीबन सेम सा ही है कि जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। लाइफ स्टाइल अच्छी कैसे होगी? जब आपके पास में अच्छी हेल्थ की सर्विस अवेलेबल हो। तो ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो सेम सा, तो गलत हो जाएगा। चौथा इसका सही आंसर है कि जनसंख्या गति की स्थिति तब आती है जब किसी देश में युवा आबादी बड़ी संख्या में होती है।
जिससे क्या होता है कि जन्म दर में गिरावट होने के बाद भी जनसंख्या वृद्धि करती है। तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि पॉपुलेशन मोमेंटम की स्थिति भारत में अभी है, जिसमें युवा आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली की बात की जा रही है, इसकी सर्वोत्तम व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का समावेश। नहीं दोस्तों, गलत है। हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली की बात की जा रही है दो या दो से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोमास हो गई, तो इस तरह के जो ऊर्जा स्रोत है वो होते हैं नवीकरणीय। तो इनको मिलाकर के ऊर्जा उत्पन्न करना, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इन दोनों को मिलाकर के ऊर्जा उत्पन्न कर ली गई। तो इसमें देखो ये एग्जाम्पल दिए हुए, पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली का एग्जाम्पल है। बायोमास पवन फ्यूल सेल बना दिया गया, पवन टरबाइन के साथ फोटोवोल्टिक सेल लगा दिया गया। इसका फायदा क्या होगा? इससे एक तो कॉस्ट कम होगी और इकोनॉमी एनवायरमेंट दोनों को फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।